हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्रीकल्चर इनसाइट। तो बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ रीजन की वजह से वीडियो बनाना कुछ दिन से बंद था मेरा। ठीक है, लेकिन फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए। और अब हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो है, जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस। इसमें हम लोग सॉइल साइंस के जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं उसके टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और ये बेनिफिट होगा सबके लिए, यानी अगर आप बीएससी में हो, बीएससी जी, आपके लिए भी बेनिफिट होगा। आपके जीआरएफ या फिर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं एमएससी के, उसके लिए। आप अगर एमएससी में हो तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर आपको वो आपके जो पीएचडी के एग्जाम के लिए होगा या फिर आपको जॉब के एग्जाम के लिए होगा, तो उसके रिलेटेड भी कुछ कुछ टॉपिक्स जो आते हैं सॉइल साइंस के, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक से शुरू कर रहे हैं वो है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। प्रॉब्लमेटिक सॉइल कैसा है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चंस हर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन चूक गया हो। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे। इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो आज का लेक्चर बस हम लोग सॉइल पीएच, पीएच मेजरमेंट, इसके बारे में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आता है कि व्हाट इज सॉइल पीएच, है ना। व्हाट इज सॉइल पीएच? सॉइल पीएच क्या है? सॉइल पीएच है, इट इज, इसका टर्म किसने दिया है? टर्म दिया था, पहले हम लोग देखना पड़ेगा, टर्म दिया था सोरेनसन ने। सोरेनसन एक डेनिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, डेनिश साइंटिस्ट यानी डेनमार्क से थे। तो किसने दिया था? सोरेनसन, डेनिश साइंटिस्ट। सॉइल पीएच क्या मेजर करता है? सॉइल पीएच मेजर करता है आपका हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, यानी आपका ये मान लो सॉइल है, ठीक है, ये आपका सॉइल है, और इस सॉइल में कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, कितने कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, और उसका एक्टिविटी क्या है, उसको मेजर करता है। किसमें? इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिदमिक टर्म्स, यानी लॉग फॉर्म में। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी है उसको लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और इसी को बोला जाता है आपका पीएच। बेसिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इज दैट ईच यूनिट चेंज इन पीएच मींस 10 फोल्ड चेंज इन द एसिडिटी और बेसिसिटी। सो अगर हम लोग देखें कि सॉइल पीएच क्या मेजर करता है, सॉइल पीएच मेजर करता है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी मेजर करता है, बट ये बेसिकली क्या मेजर कर रहा है? सॉइल एसिडिक है या सॉइल बेसिक है। ठीक है, सॉइल एसिडिक है या फिर आपका सॉइल बेसिक है, इस पे ये मेजर करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, यानी एच प्लस मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, यानी कंसेंट्रेशन या। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बता रहा है कि ईच यूनिट चेंज इन पीएच देयर इज ए 10 फोल्ड चेंज इन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। कैसे होता है ये देख लो। सो अगर आपका पीएच का निकालना है तो इट इज माइनस लॉग एच प्लस। अब आपका एच प्लस कंसेंट्रेशन या फिर वो है 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे आप कितना डालोगे? यहाँ पे आप डालोगे माइनस लॉग 10 टू द पावर -3। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 log 10। क्या हो जाएगा? 3 log 10। log 10 का वैल्यू कितना है? 1, यानी 3 हो गया। वही आप इसको कंसेंट्रेशन को बढ़ा के कर दो 10 टू द पावर -4, तो कितना होगा? कितना होगा? पीएच हो जाएगा आपका माइनस लॉग 10 टू द पावर -4, यानी 4। ठीक है, 4 log 10, यानी आपका आ जाएगा 4। तो कितना बढ़ा? यूनिट चेंज हुआ, 3 से 4 हुआ, और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? 10 टू द पावर -3 से 10 टू द 4, यानी 10 फोल्ड चेंज हुआ। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे चेंजेस आ रहा है वो 10 फोल्ड चेंज हो रहा है इन कंपेरिजन टू आपका 1 यूनिट चेंज इन पीएच। अब देखो ये चीज आप लोगों को कंफ्यूज हो सकता है कि माइनस लॉग 10 टू द पावर -3 कैसे 3 log 10 हो गया। तो एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, कि लॉग 10 टू द पावर x इक्वल्स टू x log 10। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। x log 10, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो गया। और log 10, और log 10 का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? log 10 का वैल्यू हमेशा 1 रहता है। log 100 का वैल्यू हमेशा 2 रहता है। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को याद रखना चाहिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लो, log 10 का वैल्यू होता है 1। अब यहां से एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है, कि आपको कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा, आपको या तो पीएच निकालना पड़ेगा या फिर कितना चेंज हो रहा है ये पूछा जा सकता है। दूसरी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, यूनिट क्या है हाइड्रोजन एक्टिविटी। तीसरा है
कि उसका फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है। तो हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी फिर कोई भी आयनिक एक्टिविटी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन, मतलब अगर हाइड्रोजन आयन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इंटू उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनता है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अगर ए इक्वल्स टू सी इंटू एफ लिखा है तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट इक्वल्स टू कंसेंट एक्टिविटी ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि रेशियो ऑफ द आयनिक एक्टिविटी टू द कंसेंट्रेशन इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वाटर, वाटर क्या है, वाटर इज बोथ वीक एसिड एज वेल एज ए वीक बेस। क्यों? क्योंकि वाटर जो है आपका, वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, वाटर आपका डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। अब OH माइनस की वजह से ये हो गया बेस और H प्लस की वजह से ये हो गया आपका एसिड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। पीएच कैसे डिटरमाइन किया जाता है? सो बेसिकली पीएच हम लोग डिटरमाइन करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पीएच मीटर। और पीएच मीटर क्या करता है? पीएच मीटर इज एन हाई इम्पीडेंस एम्पलीफायर, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन हाई इम्पीडेंस एम्पलीफायर which actually measures the minute electrode voltage and display the result। इसमें क्या रहता है? इसमें दो इलेक्ट्रोड रहता है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड रहता है और इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है। इस डायग्राम पे फोकस करो, ग्लास इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, इसको थोड़ा पहले इधर कर दूं। तो ग्लास इलेक्ट्रोड क्या हो गया कि जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड है, और एक अभी तो फिलहाल एक ही उसमें आ जाता है, एक्सेस ट्यूब में दोनों आ जाता है, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, जो ओल्ड वर्जन थे उसमें दो अलग अलग रहते थे, ठीक है। जो भी हो, तो दो इलेक्ट्रोड हर जगह रहता है। अब जैसे ही इसको यहाँ पे डालोगे, ठीक है, इस पे क्या रहता है, इसमें H प्लस आयन्स रहता है यहाँ पे सॉइल पे। ये सॉइल में जैसे आप डाल दिए H प्लस आयन रहता है, तो इस H प्लस आयन की वजह से यहाँ पे कुछ आयनिक मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो पेस्ट बना है या फिर जो एलिमेंट रहता है वो उसमें केसीएल सोल्यूशन रहता है, उसके वजह से, ठीक है। और ये कुछ H प्लस आयन अपने अंदर इंटैक्ट कर लेता है। इंटैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोमोटिव ग्रेडियंट फोर्स तैयार होता है, यानी पोटेंशियल फोर्स तैयार होता है। कैसे? सॉइल में H प्लस आयन की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पहले से ही रहता है, लेकिन जब भी यहाँ पे हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं तो इस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट तैयार होता है। और कुछ क्यों? क्योंकि H प्लस आयन यहाँ पे आ जाता है। इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट को जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग पहले डालते हैं जिसमें क्या रहता है, HgCl रहता है, मर्क्यूरी क्लोराइड रहता है और KCl सोल्यूशन रहता है, उसमें ऑलरेडी एक मेंटेन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। तो जब भी उसको भी हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग एज ए पीच मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बस इतने आपको याद रखना है कि जब ग्लास इलेक्ट्रोड है इन कॉन्टैक्ट विद द H प्लस आयन इन द सॉइल सोल्यूशन यानी पानी और वाटर का जो सोल्यूशन बनता है, सॉइल सोल्यूशन, उसमें जब हम लोग डालते हैं वो एक्वायर कर लेता है। एक्वायर करने क्या बनता है? इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर करता है, which depends in the concentration of H प्लस आयन। इसलिए हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को कंसेंट्रेट करते हैं। दिस इज मेजर्ड अगेंस्ट ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग कैलोमेल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ग्लास एंड द कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज द H। सो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं H। तो यहाँ से क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि पेज मेटर कौन यूजर करते हैं, ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा, वो सबको पता रहता है। यहाँ से पूछा जाता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, या फिर विच फैक्टर इज यूज टू डिटरमाइन द पीएच। वहां पे आपको बहुत कुछ दे देगा, उसमें से एक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका एक मॉडर्न पेज मीटर। मॉडर्न पेज मीटर मतलब कि ये जो पेज मीटर है इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये देखो ये छोटा सा जो तार है ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और ये जो बड़ा सा मोटा सा है ये आपका ग्लास इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे लिखा है ग्लास इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे लिखा है आपका HgCl रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो एक एक्सेस ट्यूब रहता है, एक ट्यूब रहता है, ठीक है, उसी ट्यूब के अंदर दोनों पाए जाते हैं। ये मॉडर्न जितने भी आपके पेज मीटर मशीन बन रहे हैं सब सेम टू सेम ऐसा ही है। अब देखो ये डायग्राम देखो, इस पे देखो, इसमें क्या रहता है कि इसमें वही ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ही आपके एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी रहता है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड भी रह रहा है।
दोनों आप सोल्यूशन में डाल रहे हो, दोनों पीएच एक्वायर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उससे हम लोग पीएच मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे एक हाई इंपीडेंस एम्पलीफायर रहता है जो यहाँ पे आपका रीडिंग देता है इन डिजिटल फॉर्म, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल पीएच मीटर। आप अपने सॉइल साइंस के लैब में कभी भी जाओ तो आपको यही वाला सोल्यूशन दिखता है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसीड्यूर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसीड्यूर क्या होता है कि ये मैं बता देता हूँ कि एक आप बीकर लिए, आपको सॉइल का पीएच मेजर करना है। आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने डाल दिया सॉइल और वाटर, ठीक है। और दोनों को एक स्टायरर से घोल लिया। सॉइल और वाटर का रेशियो कितना रहता है? 1:2 और 1:2.5। लेकिन ये अलग अलग केसेस में चेंज भी होता रहता है, लेकिन बेसिकली 1:2 और 1:2.5 हम लोग नॉर्मल सॉइल्स के लिए लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग इसको स्टायर कर देते हैं, यानी इसको घोल देते हैं। घोलने के बाद इसको रख देते हैं, और रखने के बाद कुछ मैटर ऐसे ही बन जाता है जैसे मैंने ड्रॉ किया कि सॉइल पार्टिकल जो है वो पानी में मिलने के बाद वो नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर एक सुपर नेटेड लिक्विड रह जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये सोल्यूशन सॉइल सोल्यूशन नीचे आ जाता है और उसके ऊपर में आपका सुपर नेटेंट रह जाता है, ये सुपर नेटेंट रह जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स आपके सॉइल में सस्पेंडेड रहते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप उसके बाद पीएच मीटर को यहाँ पे डिप करो और आप रीडिंग लो। लेकिन पीएच मीटर को डिप करने से पहले पीएच मीटर का क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है, यानी उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। क्या करते हैं हम लोग, एक बफर टैबलेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? बफर टैबलेट्स। और इसी बफर टैबलेट्स का 3 पीएच रहता है, यानी एक होता है 4, एक होता है 7 एंड 9.2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीएच आपको याद रखना है, हालांकि मेरे अगले वाले स्लाइड में ये लिखा रहेगा। तो 4, 7, 9.2, और इसी पीएच को जब हम लोग डीप करते हैं अलग अलग, मतलब इसको क्या करते हैं, इस टैबलेट को हम लोग घोल देते हैं, ठीक है। एक बीकर में हमने क्या करा, एक बीकर में हमने पानी लिया, उसमें पहले 4 पीएच वाला घोल दिया। दूसरे में हमने पानी लिया, फिर उसमें 7 पीएच वाला घोल दिया। और तीसरे में हमने पानी लिया तो उसमें हम लोग 9.2 वाला घोल दिया। जैसे हमने घोल दिया, अब उसमें अलग अलग पहले हम लोग पीएच मीटर को डिप करेंगे, और डिप करने के बाद उसको कैलिब्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि वहां पे सही चल रहा है कि नहीं। जैसे वो सही चलने लग गया, वैसे हम लोग उसके बाद सॉइल सोल्यूशन में डिप करने के बाद उसका पीएच मीटर रीडिंग ले लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, और ये आप अगर लैब वर्क भी करोगे तो लैब वर्क के टाइम में आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि पीएच मेजरमेंट से पहले, बिफोर पीएच मेजरमेंट, द पीएच इज बफर्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ 4, 7, 9.2, जैसा कि मैंने बोला। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज विद वाटर कंटेंट, ठीक है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज विद वाटर कंटेंट। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका पीएच का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ये याद रखोगे कि वाटर कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। अब पीएच ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द पीएच ऑफ द सेटअप सुपरनेटेंट। हाँ, ये एक है कि जब हमने बताया कि स्टेयरिंग के बाद जब वो सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं और ऊपर सिर्फ सुपरनेटेंट लिक्विड रह जाता है, तो अगर इसका अलग से पीएच लो और इसका अलग से पीएच लो तो इसका पीएच हमेशा लो रहता है और इसका पीएच हमेशा हाई रहता है, ठीक है। अब एक 1:1 सॉइल वाटर पेस्ट जो है उसका पीएच ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू 1:5 सोल्यूशन, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पे क्या है कि 1:1 सॉइल वाटर पीएच है, उसका पीएच हमेशा लोअर रहता है 1:5 सॉल्यूशन के लिए। लेकिन वो कितना रहता है हमेशा, एक से ज्यादा, मतलब 1 यूनिट से ज्यादा। मतलब 1:1 सोल्यूशन में अगर आपका पीएच आ रहा है 4, तो फॉर एग्जाम्पल तो 1:5 सोल्यूशन में उसका कम से कम 5 या उससे ज्यादा पीएच आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट के साथ साथ बढ़ जाता है। पीएच इज ऑलवेज मेजर्ड इन सॉइल वाटर सस्पेंशन। पीएच जब भी हम लोग मेजर करते हैं सॉइल वाटर सस्पेंशन में करते हैं। इन एसटीएल्स यानी सॉइल टेस्ट लैब्स हम लोग क्या करते हैं, 1:2 और 1:2.5 रेशियो का लेते हैं वाटर। लेकिन अगर वही चीज, अगर हम लोग का सॉइल अगर सॉल्ट इफेक्टेड हो, हम लोग का सॉइल अगर सॉल्ट इफेक्टेड हो, तो उसमें क्या लेते हैं, उसमें हम लोग लेते हैं डाइल्यूट केसीएल या फिर CaCl2 सोल्यूशन। ये याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल सॉइल के लिए सॉइल प्लस वाटर, लेकिन सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल के लिए सॉइल
प्लस KCl या फिर CaCl2। द डाइल्यूट सॉइल मास्क द इफेक्ट ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सॉल्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ द पीएच मीटर। मतलब जो डाइल्यूट सॉइल हम लोग जो सॉल्ट डाल रहे हैं, KCl हो गया या फिर CaCl2, वो क्या करता है, वो आपका पीएच मीटर जो है, पीएच मीटर का जो नेचुरल सॉल्ट है उस सॉइल में, उसका इफेक्ट को स्लो डाउन कर देता है। अब आते हैं तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है बफरिंग सोल्यूशन। बफरिंग सोल्यूशन या फिर बफरिंग कैपेसिटी क्या है। अब तो आप पढ़ रहे थे कि हम लोग एक बफरिंग सोल्यूशन में उसको पीएच को डिप करते हैं, क्यों करते हैं, बफरिंग का मतलब क्या है और हम लोग क्यों करना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बफरिंग कैपेसिटी क्या होता है। सो बफरिंग कैपेसिटी होता है कि मान लो कोई भी आपका सोल्यूशन है, एनीथिंग, इट में भी सॉइल सोल्यूशन, इट में भी एनी केमिकल सोल्यूशन, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर पीएच होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका पीएच है 7.5, जो जनरली सॉइल एक नॉर्मल सॉइल का पीएच होना चाहिए। तो ये सॉइल पीएच का जो इसमें है, इसमें अगर हम लोग एसिड डाल दें या फिर बेस डाल दें, तो एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच रिड्यूस हो जाएगा। अगर बेस डाल देंगे तो पीएच बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बफरिंग सोल्यूशन प्रेजेंट रहा तो क्या होगा, उसमें एक बफरिंग कैपेसिटी आ जाएगा, यानी वो पीएच को चेंज नहीं करेगा। आप चाहे एसिड डालो या बेस डालो, वो पीएच को चेंज नहीं करेगा। तो ऐसा ही एक बफरिंग कैपेसिटी सॉइल का भी रहता है। वो क्या है कि सॉइल टेंड टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी रेजिस्ट करता है किसको, चेंज इन पीएच को ऑफ द सॉइल सोल्यूशन व्हेन आइदर एसिड और बेस इज एडेड। यानी आप एसिड या बेस दोनों में से कोई भी एक डाल रहे हो, आपका क्या हो रहा है, आपका सॉइल का पीएच चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉरी, नहीं हो रहा है। दिस रेजिस्टेंट टू द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफरिंग कैपेसिटी। इसको क्या कहते हैं, बफरिंग कैपेसिटी किसका, ऑफ द सॉइल। जैसे कि एसिड सॉइल्स, एसिड सॉइल्स में एक चीज हमेशा याद रखना, वैसे बाद में हम लोग जब एसिड सॉइल पढ़ेंगे तो पता ही रहेगा कि एसिड सॉइल्स में हमेशा एल्यूमिनियम आयंस, आयरन आयंस और हाइड्रोजन आयंस ज्यादा रहता है। इन तीनों आयंस का डोमिनेशन रहता है। तो ये जो एल्यूमिनियम आयंस है, ठीक है, दे आर एड्सॉर्ब इन इक्विलिब्रियम विद द एल्यूमिनियम आयन इन द सॉल्यूशन। यानी सॉइल में कुछ एल्यूमिनियम आयंस आपके क्ले पार्टिकल्स के साथ एड्सॉर्ब फॉर्म में रहते हैं और कुछ सॉइल सोल्यूशन फॉर्म में रहता है, यानी सॉइल का जो सॉइल और वाटर का जो मिक्सचर है सॉइल के अंदर, उसमें रहता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमेशा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, मतलब यहाँ से ये बाहर जाता है, यहाँ से ये अंदर आता है, ठीक है। ये एक डायनामिक नेचर हमेशा चलता रहता है सॉइल में, जिसको हम लोग कैटायन एक्सचेंज भी बोलते हैं। दिस एल्यूमिनियम आयन ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस H+N। जो ये एल्यूमिनियम आयन है इन द सॉइल सोल्यूशन, इसमें जब हम लोग वाटर प्रेजेंट है, तो जैसे ही वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा Al3+ प्लस H2, और रिएक्ट करने के बाद ये खुद AlOH3 बन जाएगा और ये एक H+ आयन रिलीज कर देगा। जैसे ये H+ आयन रिलीज कर देगा, तो H+ आयन इन द सॉइल सॉल्यूशन precipitated as AlOH3, causing aluminium to dissolve and resupply to the solution. Thus pH remains same। तो क्या होता है कि जब भी क्ले पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल्स में जो आपका एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है वो हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि सॉइल में पानी ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो इस पानी के साथ जब भी वो रिएक्ट करता है, तब वो AlOH3 बनाता है और H+ आयन को सॉल्यूशन में छोड़ देता है। यही H+ आयन जो सॉल्यूशन में Al3+ है, उसमें जाके रिएक्ट करके उसमें भी एक वो उस प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ AlH3। और AlH3 में प्रेसिपिटेट होने के बाद वो अनअवेलेबल बन जाता है, यानी इट इज बिकम अनअवेलेबल। जैसे वो अनअवेलेबल बन जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाने का मतलब हो जाता है इट बिकम्स अनअवेलेबल, या फिर वो अवेलेबल नहीं रहता, तो सोल्यूशन में Al3 का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। और जैसे सोल्यूशन में Al3 का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, जो क्ले में जो Al3 है वो रिलीज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया हमेशा डायनेमिक रिलीज, जैसे यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम के थ्रू में Al3+ फिर से वहां पे आ जाता है और जो पीएच है वो सेम रहता है। अगर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, तो आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट होते रहता और एक टाइम पे सॉइल बेसिक बन जाता है, इतना बेसिक बन जाता है कि आपने आपका प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। As more and more of calcium carbonate is added, the reaction continues to greater replacement of aluminum by calcium. As a result, pH increases। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका पीएच बढ़ता जाता है। लेकिन जो ये राइज होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है।
अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बफरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सीईसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस सीईसी बढ़ने से आपका बफरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। बीसी यानी बफरिंग कैपेसिटी, सीईसी यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब कैटायन एक्सचेंज किस किस से बढ़ता है? कैटायन एक्सचेंज बढ़ता है अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया और अगर आपका क्ले कंटेंट ज्यादा है। तो जितना ज्यादा क्ले कंटेंट या फिर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा आपका सीरीज। सिमिलरली जितना ज्यादा बिल्डिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा आपका क्या होता है, उतना ज्यादा आपका पीएच भी मतलब पीएच बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली जो 2:1 टाइप है, 2:1 टाइप क्ले मतलब 2:1 टाइप क्ले मतलब आपका आ जाएगा मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट और इलाइट। ये आपने शायद हिंदी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो जो हम लोग इसका वीडियो अपलोड करेंगे मिनरलोजी वाला, उस टाइम बता देंगे। तो 2:1 टाइप अभी के लिए याद रख लो। ये जो इस टाइप के क्ले जब डोमिनेट होता है तब बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है। और 1:1 यानी केवलिनाइट, केवलिनाइटिक टाइप ऑफ क्ले जब ज्यादा रहता है तब ये उसका बफरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। Buffering capacity depends on the size of CEC and to the extent to which it is saturated except H plus। तो CEC कितना साइज का रहता है और कितना एक्सटेंट तक वो सैचुरेटेड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और बफरिंग कैपेसिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा पीएच के बीच में हाईएस्ट रहता है? तो उसका रहता है पीएच 4.5 से 6 तक। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है कि 4.5 से 6 के बीच में बफरिंग कैपेसिटी हाईएस्ट रहता है। और इसके नीचे और इसके अबव बफरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो ये था बफरिंग कैपेसिटी का फैक्टर्स। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो बफरिंग कैपेसिटी क्या करता है, सॉइल को पीएच चेंज करने से रेजिस्ट करता है। अब मान लो आपका सॉइल है एसिडिक, यानी सॉइल का पीएच है आप मान लो 4.5। अब ये सॉइल आपको गेहूं उगाना है, वीट उगाना है, वीट के लिए तो हार्मफुल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब अगर इस सॉइल में आपका डोमिनेंट कैटायन है 2:1 टाइप ऑफ क्ले, ठीक है, और उसका सीईसी भी बहुत ज्यादा है, तो बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बफरिंग कैपेसिटी उतना पीएच चेंज कम होगा। जितना सॉइल का बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना पीएच उसका कम होगा। जैसे इसका पीएच कम होगा उस हिसाब से हम लोग देंगे तो उसका उसमें हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट डालना पड़ेगा। तो एसिडिक सॉइल के लिए जैसे हम लोग डालते हैं लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी सॉइल का एसिडिक पीएच है लेकिन उसका बफरिंग कैपेसिटी लो है, यानी वो पीएच को ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डालने से ही उसका पीएच आपका चेंज हो जाएगा और वो सॉइल रिक्लेम हो जाएगा। सो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बफरिंग कैपेसिटी टेंड्स टू एंश्योर सम स्टेबिलिटी टू द चेंज इन द सॉइल, thus preventing drastic fluctuation may be harmful for the plant। तो एक तो हो गया कि ड्रास्टिक जो पीएच चेंज है इसको ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है, दिस ऑल्सो लाइकली टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट एसिड रेन एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। तो जो एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है, बेसिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है, सॉइल पोल्यूटेंट्स है, ये सॉइल का पीएच को कम ज्यादा कर देते हैं, लेकिन सॉइल का बफरिंग कैपेसिटी की वजह से ये पीएच का जो चेंज है ये नहीं हो पाता है। और तीसरा क्या है, amount of amendments such as lime in acid soil or sulfur in alkali soil required to bring about the desired change in the soil, इसको जो है इसके अमाउंट को इन्फ्लुएंस करता है। यानी बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो जाएगा, बफरिंग कैपेसिटी कम हुआ तो कम अमाउंट में ही हम चल जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है सॉइल पीएच एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो सॉइल पीएच, अब एक चीज देखना यहाँ पे पहले ही पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल पीएच को क्या कहा जाता है, दिस कॉल्ड द मास्टर वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, मास्टर वेरिएबल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मास्टर वेरिएबल। उसमें आपको पीएच, ईसी, ओसी, नाइट्रोजन बहुत कुछ दे देगा, ठीक है, बल्क डेंसिटी। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज द मास्टर वेरिएबल। तो आप आंख बंद करके पीएच पे टिक कर देना। इसमें क्या होता है कि बहुत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ये जो है इनका टॉक्सिसिटी शो करता है, क्योंकि एसिडिक सॉइल अगर हो गया तो इनका सोल्युबिलिटी बढ़ जाता है और ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट में अवेलेबल हो जाता है, हद से ज्यादा। और जब एसिडिक सॉइल होता है तो जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन, फॉस्फोरस हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये डिक्रीज कर जाता है। फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी जो है, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी क्या होता है, ये स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में डिक्रीज कर जाता है एंड मॉडरेट एल्कलाइन कंडीशन में भी डिक्रीज कर जाता है। लेकिन स्लाइटली एसिडिक कंडीशन और न्यूट्रल पीएच अगर रहा, यानी स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली न्यूट्रल पीएच अगर रहा तो इसका
अवेलेबिलिटी हाई रहता है। आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, इनका अवेलेबिलिटी लो पीएच में बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब प्लांट को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। और मोलिब्डेनम और बोरोन, इसका अवेलेबिलिटी लो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट इन एसिड सॉइल। तो आप क्या बोलोगे? आपके पास ऑप्शन है आयरन, दूसरा है मैंगनीज, तीसरा है बोरन, और चौथा है कॉपर। आप कौन सा मारोगे? तो आपको बोरन बोलना है। इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको शायद अवेलेबल फॉर्म सबके पता है कि आयरन Fe2+ होता है, जिंक Zn2+ होता है, कॉपर Cu2+ होता है, Mn2+ होता है। ठीक है, तो ये सारे कैटायनिक फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मोलिब्डेनम मोलिब्डेट आयनाइन के फॉर्म में फॉर्म करता है, और ये HbO3 3- के फॉर्म 2- के फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो ये जो एनायनिक फॉर्म में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेवल प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वो लो पीएच में उसका अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो कैटायनिक फॉर्म में है उनका पीएच लो पीएच में उसका अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। अब अगर यही आपका हाई पीएच हो गया, तो बस उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी उस टाइम में जो कैटायनिक सोल्यूशन है इनका अवेलेबिलिटी लो हो जाएगा और इनका अवेलेबिलिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स, ये जो है ये बेसिकली हाई पीएच सॉइल में और न्यूट्रल पीएच सॉइल में प्रीडोमिनेट करता है। और फंगी जो हो गया, ये आपका एसिडिक पीएच में प्रीडोमिनेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? बैक्टीरिया का। उसके बाद किसका है? एक्टिनोमाइसीट्स का। उसके बाद किसका है? फंजाई का। तो ये बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स, ये इतना पॉपुलेशन नहीं, ये तो हमेशा प्रेफर करते हैं कहाँ पे? हाई पीएच वाली जगह पे। तो अब फंगी के पास तो कुछ रहा नहीं खाने को, लेकिन इसको तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो नेचर ने इसको ऐसा बना दिया कि भैया तुम जाके एसिड सॉइल से ही खाना ले लो। तुमको एसिड सॉइल में ही खाना मिल जाएगा, तुम एसिड सॉइल में रहो, वहां पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। और बस तभी फंगी एसिड सॉइल में डोमिनेट करने लग गए। ऐसा नहीं कि वो हाई पीएच या लो पीएच में नहीं है लेकिन इट इज डोमिनेटेड इन एसिडिक पीएच। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक। बाकी ये एक चार्ट है, इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन से सॉल्यूशन कौन से कंडीशन में किस सिचुएशन में रहता है। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये स्लाइटली अल्कलाइन से स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली, ठीक है, इस कंडीशन में पाया जाता है। हालांकि ये आयरन, मैंगनीज, बोरन, ये सारे एसिडिक कंडीशन में, और मोलिब्डेनम जो हो गया वो भी आपका एसिडिक कंडीशन। ये बोरन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि बोरन आपका यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह था आपका सॉइल पीएच। अगले क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉइल एसिडिटी के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग सॉइल पीएच के बारे में बात कर चुके हैं। तो जैसे आपने देखा कि वीडियो में ये वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर आपको कोई भी इस पर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग के लिए सुविधा हो जाए। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।